दोस्तों, आज की कहानी है एक ठंडी सीईओ के साथ हुए अजीबो-गरीब कॉन्ट्रैक्ट की। मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं उसे अपने बेहतरीन जीन्स प्रदान करता और वो मुझे 5 मिलियन देती। बस फिर क्या था, बच्चा पैदा हुआ, पैसे मिले, माँ लीवाना हो गया, डील खत्म। मैं वहां से चुपके से निकल लिया। किसे पता था कि मेरे अंदर इतना जबरदस्त टैलेंट है। पहली ही कोशिश में डबल अटैक, जुड़वा बच्चे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अफरा तफरी का माहौल था, पूरा हंगामा था। मैंने उसी अफरा तफरी का फायदा उठाया और वहां से फरार हो गया। जो जुड़वा बच्चा थोड़ा कम रोया उसे मैं अपने साथ ले गया, और पैसे भी। अगले 6 साल तक मैंने गांव में मुर्गियां पाली, सब्जियां उगाईं। मेरा बेटा हियान श्याओमिन मेरी वजह से हेल्दी और खुशहाल था। ये सब तब तक ठीक रहा जब मैं अपने ट्राईसाइकिल पर अपने बेटे को लेकर शहर सब्जियां बेचने नहीं आया। तभी मेरे सामने एक माई बैच कार आकर रुकी। उस कार से एक छोटा बच्चा सूट पहने उतरा और वो हूबहू मेरे बेटे जैसा दिखता था। वो बच्चा बोला, पापा, आपने शहर में मेरा कोई और भाई कब छुपा कर रख लिया? हियान श्याओमिन। ये चीख इतनी जोरदार थी कि आसपास सब्जियां बेच रहे सारे लोग, खरीदार, सबकी नजरें अचानक मुझ पर टिक गईं। बस अब मैं फंस गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं जो पत्ता गोभी एक आंटी को बेचने वाला था वो मेरे हाथ से लगभग गिर ही गई। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 6 साल की ग्रामीण जिंदगी का आज इस तरह बेहद शर्मनाक अंदाज में अंत हो जाएगा। माई बैच के दूसरी तरफ वो सूट टाई पहने छोटा बच्चा, एक मिनिएचर बॉस, हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर भी उतना ही आश्चर्य था जितना मेरे बेटे के चेहरे पर, लेकिन उसमें थोड़ी ज्यादा परख और उत्सुकता थी। और फिर उसके पीछे कार का दरवाजा खुला। पहले एक काली स्टॉकिंग्स में ढकी टांग बाहर आई, और फिर वो चेहरा जो मेरे डीएनए में इस कदर गहराई से दर्ज है कि रातों रात नींद में भी मुझे जगा देता है। इन बिन 6 साल बीत गए, वो अभी भी वैसी ही थी। चेहरा बर्फ की तरह सख्त, नजरें जैसे इंसानों को जमा कर रखते। बस एक फर्क था, उसके हमेशा बर्फीले चेहरे पर इस बार एक दरार आ गई थी। उसकी नज़र पहले मेरे बेटे हियान श्याओमैन के चेहरे पर पड़ी, जो कीचड़ में सना था लेकिन हूबहू मुझसे मिलता था। फिर धीरे धीरे उसकी नज़र सूट पहने छोटे बच्चे के चेहरे पर गई। 2 एक जैसे बच्चे, एक पैचवर्क वाली जीन्स पहने जैसे कीचड़ में पला हो, दूसरा महंगे सूट में जैसे कोई राजकुमार हो। हवा जम गई। मुझे लगा मेरी धड़कन 180 पर पहुंच गई है। पापा, कुछ तो बोलो, क्या शहर में तुम्हारा कोई दूसरा परिवार है? तुम मेरे और गांव के जुआन तागवा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे बेटे की बात सुनकर मैं चौंक गया। बदतमीज, मेरा जुआन तागवा से क्या लेना देना? वो तो गांव के मुखिया का कुत्ता है। मैंने फौरन हियान श्याओमैन का मुंह दबा दिया। मैंने रोने से भी बदतर एक जबरदस्ती की मुस्कान बनाई। बच्चों की बातें हैं, बस बच्चों की बातें हैं। इन बिन ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें 2 तेज शिकरा पक्षियों की तरह थीं, जो हियान श्याओमैन और इंसाओ, उस दूसरे बच्चे के हर हिस्से को बारीकी से जांच रही थीं। उसके पीछे खड़े 2 बॉडीगार्ड चुपके चुपके हमारी तरफ बढ़ रहे थे। भागना, बस यही एक ख्याल मेरे दिमाग में था। अचानक मैंने अपने ट्राईसाइकिल का एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ये बूढ़ा साथी जो पिछले 6 सालों से मेरे साथ था, एक असंतुष्ट दहाड़ के साथ आगे बढ़ा। मैं, मेरा बेटा और सब्जियों से भरी गाड़ी। उन्हें पकड़ो, इन बिन की बर्फीली आवाज हमारे पीछे गूंजी। अपनी जवानी के दिनों में मुझे ऑटम रोड का भगवान कहा जाता था। मैंने एक्सीलरेटर पूरा मार दिया। ट्राईसाइकिल सब्जी मंडी की तंग गलियों में बेतहाशा दौड़ने लगा। रास्ते में 2 फलों की दुकानें उलट गईं, टमाटर इधर उधर बिखर गए। बुजुर्गों की चीखें और बॉडीगार्ड्स का पीछा, सब कुछ एक साथ मिल रहा था। पापा, आप तो कमाल हो, बिल्कुल फिल्म जैसा। हियान श्याओमिन मेरी बाहों में उत्साह से चिल्लाया। कमाल? हम अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। लेकिन मेरा ट्राईसाइकिल आखिरकार भीड़ के सामने हार गया। जैसे ही हम मंडी से बाहर निकले, एक काली लैंड रोवर हमारे सामने आकर रुकी, जिसने सीधा रास्ता रोक लिया। 2 बॉडीगार्ड, एक बाएं एक दाएं, ने हमें मुर्गी के बच्चों की तरह उठा लिया। मुझे गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला गया और माई बैच के बोनट पर पटक दिया गया। मेरा गाल ठंडी कार की पेंट से चिपक गया। दूसरे बॉडीगार्ड ने हियान श्याओमैन को अपनी बाहों में कस लिया, लेकिन उसे बिल्कुल डर नहीं था। उल्टा वो सूट वाले बच्चे की तरफ मुंह बना रहा था। इनबिन अपनी हील्स पहने कदम दर कदम मेरी तरफ बढ़ी। उसने मेरा नाम लिया। उसकी आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन उसने मुझे सिर से पांव तक कांपा दिया। बहुत दिनों बाद मिले हो। मैंने मुश्किल से सिर उठाया और चापलूसी भरी मुस्कान बनाते हुए कहा, क्या संयोग है प्रेसिडेंट इनबिन, आप सब्जियां खरीदने आई हैं? इनबिन के होंठ जरा हिले। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो झुकी और बॉडीगार्ड की बाहों में मौजूद हियान श्याओमैन को देखने लगी। उसने हाथ बढ़ाया, जैसे उसके चेहरे को छूना चाहती हो। हियान श्याओमैन ने गर्दन सिकोड़ ली और सावधानी से उसे देखते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं चेतावनी देता हूं, मेरी सौतेली मां बनने की कोशिश मत करना। मेरे पापा का जुआन तागवा से रिश्ता है। मैं एक बार फिर साफ कर दूं, जुआन तागवा एक कुत्ता है। इनबिन का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। उसकी नजर फिर मुझ पर टिक गई, ऐसी नजर जैसे मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। 6 साल पहले मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, है ना? इनबिन की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उस शांति के अंदर एक ज्वालामुखी छिपा था जो फटने को तैयार था।
मुझे लगा जिस बॉडीगार्ड ने मेरे कंधे को पकड़ रखा था उसने और जोर से दबाया। मानना भी मौत है, न मानना भी मौत, तो फिर अड़े ही रहते हैं। मैंने आंखें घुमाई और तुरंत बोला, जुड़वा? प्रेसिडेंट, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने बड़े ही भोले चेहरे के साथ हियान श्याओमैन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा भतीजा है। मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी परवरिश की है। ये कहते हुए मैंने 2 आंसू निकालने की भी कोशिश की। देखो ये बच्चा मुझसे कितना मिलता है। कहते हैं ना, भतीजा मामा जैसा होता है। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि हियान श्याओमैन बिभर पड़ा। पापा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा कोई बड़ा भाई कब था? मेरे दादा दादी तो बहुत पहले मर चुके हैं। साला मुसीबत का बच्चा। मैं उसी वक्त जमीन में गड़ जाना चाहता था। तभी इनबिन ने कहा, ये इंसाओ का बर्थ सर्टिफिकेट है और उस साल के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि नंबर बी के इंक्यूबेटर में रखा बच्चा जन्म के 3 घंटे बाद गायब हो गया था। मेरा दिल बैठ गया। मैं लापरवाह हो गया था। उस वक्त मुझे बस भागने की पड़ी थी, सबूत मिटाना भूल गया। इत्तेफाक है, बस इत्तेफाक होगा। इनबिन ने मुझसे बहस नहीं की। उसने सीधे बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, इन्हें क्लाउड टॉप मैंशन ले चलो और एडवोकेट संघ से संपर्क करो। मैं तुरंत डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। जी प्रेसिडेंट। 2 बॉडीगार्ड्स ने मुझे अपराधी की तरह उठाया और एक लैंड रोवर में डाल दिया। हियान श्याओमैन को भी अंदर बिठाया गया। उसे कोई डर नहीं था। वो उत्सुकता से चमड़े की सीटों को छू रहा था। पापा, ये गाड़ी तुम्हारी ट्राइसिकल से कहीं ज्यादा आरामदायक है, पर उतनी तेज नहीं है। क्या फायदा? अब भी तो हम ट्रैफिक में फंसे हैं। पूरे रास्ते कोई बातचीत नहीं हुई। काफिला सीधे शहर के बाहरी इलाके के एक लग्जरी रेजिडेंशियल एरिया में जा पहुंचा। क्लाउड टॉप मैंशन। बस नाम सुनकर ही पता चल जाता है कि ये जगह कितनी महंगी होगी। कार एक ऐसी विला के सामने रुकी जो किसी किले की तरह दिखती थी। हियान श्याओमैन और मुझे लिविंग रूम में ले जाया गया। लिविंग रूम इतना बड़ा था कि उसमें स्पोर्ट्स इवेंट कराया जा सकता था। छत पर लगा क्रिस्टल का झूमर देखकर मेरी आंखें घूम गईं। जैसे ही हियान श्याओमैन अंदर आया, वो छूट गया। कालीन पर कई चक्कर लगाए और फिर सीधे मुख्य सोफे पर जा बैठा। इंसाओ नाम का बच्चा चुपचाप उसके बगल में बैठा रहा। हाथ में एक टैबलेट थी, लेकिन उसकी नजरें कभी कभार हियान श्याओमैन की तरफ जाती, जो जमीन पर कुत्ते की तरह लोटपोट कर रहा था। ये तुलना वैसी ही थी जैसे प्रोडक्ट जैसा दिखाया जाता है, बनाम जैसा मिलता है। आखिरकार इनबिन ने बात शुरू की, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं। मेरे उस समय के 5 मिलियन लौटा दो और बच्चे को यहां छोड़ दो। तुम जा सकते हो। मेरा दिल धड़कने लगा जब मैंने पैसों के बारे में सोचा। वो 5 मिलियन तो मैंने गांव में घर बनाने, जमीन लेने, मुर्गियां पालने में खर्च कर दिए थे और साथ साथ हियान श्याओमैन और मेरे 6 साल गुजार लिए थे। लगभग सब कुछ खर्च हो चुका था, बस थोड़ा बहुत बचा था। सबसे बड़ी बात, वो मुझसे हियान श्याओमैन को छोड़ने को कह रही थी। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा जो कालीन पर बेफिक्र होकर दौड़ रहा था और खिलखिला रहा था। वो मेरा 6 सालों से पाला पोसा अपना लहू था। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार सीधे इनबिन की आंखों में देखते हुए कहा, प्रेसिडेंट इन, मैं पैसा तो किसी तरह लौटा सकता हूं, लेकिन श्याओमैन मेरा बेटा है। तेरा बेटा? इनबिन को ऐसे लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट मत भूलना, तू सिर्फ एक जीन प्रोवाइडर था। मैंने अकड़कर जवाब दिया, कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि जुड़वा हो तो क्या करना है। और वो बच्चा इंसाओ बहुत कमजोर था। डॉक्टरों ने कहा था कि शायद बचेगा नहीं। वो मैं ही था जो उसे गांव ले गया, चावल का पानी पिलाया, घरेलू नुस्खे लगाए, थोड़ा थोड़ा करके उसे दोबारा जिंदा किया। मैं सच कह रहा था। उस वक्त हियान श्याओमैन समय से पहले पैदा हुआ था। दुबला पतला, बिल्ली के बच्चे की तरह रोता था। मैं उसे लेकर भागा था, आधा पैसे के लिए, आधा इस डर से कि कहीं उसकी बेरुख मां सचमुच उसकी परवाह न करे। इनबिन का चेहरा कुछ पल के लिए बदला, लेकिन फिर वो फिर से ठंडी हो गई। मुझे प्रोसेस से कोई मतलब नहीं, बस रिजल्ट देखती हूँ। रिजल्ट ये है कि तुमने मेरे पैसे चुराए, मेरा बच्चा चुराया। वो उठ खड़ी हुई और ऊपर से नीचे तक मुझे तिरस्कार से देखते हुए बोली, जब तक डीएनए टेस्ट के नतीजे नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली निराशा क्या होती है। किले में कैद होने का पहला दिन मैंने अनुभव कर लिया कि अमीरों की बोरिंग जिंदगी कैसी होती है। इनबिन ने हमारे लिए एक गेस्ट रूम अलॉट कर दिया। ये मेरे गांव के पूरे घर से भी बड़ा था। अटैच्ड बाथरूम, वॉक इन क्लोजेट और एक बालकनी जहां से पूरा गोल्फ कोर्स दिखता था। हियान श्याओमैन तो पागल ही हो गया। वो 2 मीटर चौड़े बिस्तर पर बार बार उछल रहा था, कीमती डाउन कंबल को ट्रैम्पोलिन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। हम अब यहीं रहेंगे, ये तो चाचा वांग के सुअर खाने से भी बड़ा है। बच्चे की तुलना उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं उतना आशावादी नहीं था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो हिला तक नहीं। दरवाजे पर 2 काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड संतरी की तरह खड़े थे। खिड़कियों पर भी लिमिटर्स लगे थे, बस एक छोटा सा गैप खुलता था। सच में वे मुझे कैदी की तरह बंद कर रहे थे। लंच का समय हुआ। एक नौकरानी ने डाइनिंग रूम में आने को कहा। लंबी मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे, वेस्टर्न, चाइनीज, जापानीज, जो मन चाहे।
इनबिन मुख्य सीट पर बैठी थी। इंसाओ उसके बाएं तरफ चुपचाप चाकू कांटे से स्टेक काट रहा था। हियान श्याओमैन और मैं उनके सामने बैठे थे। हियान श्याओमैन ने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसने एक विशाल ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर उठाया और उसे सीधे मुंह में डालने ही वाला था कि मैंने झट से उसे रोका। श्याओमैन, थूक दे, हाथ से खाना, क्या तौर तरीके हैं ये कहते हुए मैंने फुर्ती से औजार निकाले, उसके लिए लॉबस्टर का मांस निकालकर प्लेट में रख दिया। थैंक यू पापा। हियान श्याओमैन मीठी मुस्कान के साथ कांटे में लॉबस्टर का टुकड़ा लेकर मेरे मुंह तक उठाया। पापा पहले खाओ। मेरा दिल गर्म हो गया। मैंने मुंह खोला और वो टुकड़ा खा लिया। मेज के दूसरी तरफ इनबिन का हाथ चाकू कांटे पर हल्का सा रुक गया। वो हमें देख रही थी, मुझे और मेरे बेटे को, एक जटिल नजर से। उसके बगल में बैठा इंसाओ भी चुप हो गया था, हमें देख रहा था। इनबिन ने खांसकर सन्नाटा तोड़ा। हियान, उसने ऐसे लहजे में कहा जैसे कोई बहस ही ना हो, आज से तुम्हें तौर तरीके सीखने होंगे। खाते हुए आवाज नहीं करनी, हाथों से खाना नहीं पकड़ना, चाकू कांटा इस्तेमाल करना सीखना होगा। हियान श्याओमैन ने मुंह भरकर पूछा, तौर तरीके? क्या वे खाने को मिलते हैं? इनबिन की भौहें तरक गई। इंसाओ, इसे सिखाओ। इंसाओ ने चाकू कांटा रखा, एक नया सेट लिया और हियान श्याओमैन को देते हुए धीरे से बोला, इसे ऐसे पकड़ते हैं। हियान श्याओमैन ने उसकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन जोर की आवाज के साथ कांटा नीचे गिर गया। उसने उसे उठाया और फिर मेज के पांव से अपना सिर टकरा लिया। पूरा डाइनिंग रूम अफरा तफरी में बदल गया। नौकरानी की हताशा और इनबिन का बढ़ता गुस्सा देखकर मैं मन ही मन खुश हो रहा था। चखले अमीरों की औकात, मेरा बच्चा तुम्हारा किला तबाह कर सकता है। आखिरकार खाना खत्म हुआ। इनबिन ने इंसाओ को उनके पास बुलाया और उसे बहुत महंगे दिखने वाले खिलौनों का ढेर थमा दिया। साओ साओ, अपने भाई को खिलौनों के कमरे में ले जाओ और खेलो। फिर उसने ठंडी नजर से हियान श्याओमैन की तरफ देखते हुए कहा, ये सब तुम्हारा है, जो पसंद हो ले लो। ये तो खुली रिश्वत थी। मेरे अंदर का अलार्म बज उठा, मेरे पवित्र बच्चे को पैसों से भ्रष्ट मत करना। दोनों एक जैसे बच्चे पहली बार औपचारिक रूप से एक साथ थे। इंसाओ ट्रांसफॉर्मर टॉय हाथ में लिए झिझक रहा था। हियान श्याओमैन उसके चारों तरफ घूमा और फिर हाथ बढ़ाकर उसके कपड़े को छूने लगा। तेरे कपड़े का कपड़ा बहुत अच्छा है, मेरे पापा की टी शर्ट से भी मुलायम। इंसाओ उसके छूने से शर्मा गया और फुसफुसाया, ये इटाइडा है, चलो मैं तुम्हें एक मजेदार जगह ले चलता हूँ। मैं उनके पीछे पीछे गया। मैंने देखा हियान श्याओमैन ने इंसाओ का हाथ पकड़ा और विला के पिछवाड़े एक बड़े पेड़ के पास भागा। ध्यान से देख। हियान श्याओमैन ने अपनी शर्ट की बाहें चढ़ाईं, हथेली पर थूक लगाया और देखते ही देखते पेड़ पर चढ़ गया। वो मजबूती से एक शाखा पर बैठ गया और नीचे मुंह खोले खड़े इंसाओ को बोला, ऊपर आजा, यहाँ से नजारा बहुत सुंदर है। इंसाओ ने ऊपर देखा, उसकी नजरों में उत्सुकता और थोड़ा डर था। मैं कभी पेड़ नहीं चढ़ा। डरता क्यों है, मैं सिखाता हूँ। हियान श्याओमैन छोटे मास्टर की तरह बोला, हाथ यहाँ रख, पैर वहां, बस इस तरह। हियान श्याओमैन के उत्साह में इंसाओ सच में सीखने लगा, अजीब तरह से पेड़ पर चढ़ने लगा। मैं पेड़ से लगकर खड़ा था, मन में मिलीजुली भावनाओं के साथ यह दृश्य देख रहा था। तभी पीछे से इनबिन की आवाज आई, हियान, तुम्हें क्या लगता है इस तरह की परवरिश से इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? मैं मुड़ा तो देखा वो कब की खड़ी थी, उसके चेहरे पर व्यंग्य था। चिड़िया के बच्चे निकालना या पहाड़ों में शिकार? मैं मुस्कुराया और उस छोटी सी आकृति की तरफ इशारा किया जो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। प्रेसिडेंट इन, मैं उसे अरबों की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसे एक खुशहाल बचपन दे सकता हूँ। देखो, आपका बेटा भी अभी कितना खुश है। इनबिन ने मेरी उंगली से पेड़ की ओर देखा। हियान श्याओमैन की मदद से इंसाओ आखिरकार एक निचली शाखा पर चढ़ गया था। वो थोड़ा डरा हुआ पेड़ के तने को पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी उत्तेजना दमक रही थी। दोनों बच्चे शाखा पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे। हियान श्याओमैन दूर कहीं इशारा करके मुंह उछालकर बड़ाई कर रहा था कि वो गांव का बादशाह कैसे हुआ करता था। इनबिन की नजर झपकी, वो चुप हो गई। अचानक एक चर्र की आवाज आई, एक्सीडेंट हो गया। जिस शाखा पर इंसाओ बैठा था, शायद वो थोड़ी ज्यादा लोडेड थी, उसमें दरार आ गई। वो डरकर चिल्लाया, उसका शरीर हिल गया, वो पेड़ से गिरने वाला था। साओ साओ, इनबिन बेदम चिल्लाई, उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। मेरा दिल भी तेज हो गया, ये पेड़ कितना कमजोर है। लेकिन कहने से पहले ही पास में बैठा हियान श्याओमैन बिजली की तरह प्रतिक्रिया कर गया। वो बंदर की तरह झपटा और इंसाओ की कमर कस ली। डर मत, मुझे मजबूती से पकड़ ले। हियान श्याओमैन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह इंसाओ को गिरने से बचा लिया, लेकिन इनर्शिया के कारण दोनों बच्चे पेड़ की शाखा से फिसल गए। सौभाग्य से वो जमीन से बहुत ऊपर नहीं थे, दोनों घास पर गिरे और लुढ़क गए। इनबिन और मैं साथ दौड़े। साओ साओ कैसे हो? इनबिन ने इंसाओ को उठाया, ऊपर से नीचे तक जांचा, उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। मैंने भी अपने बच्चे को जल्दी से उठाया। उसका निचला हिस्सा गिरा था, लेकिन उसने तुरंत इंसाओ की तरफ देखा, उस सूट वाले बच्चे की चिंता करते हुए। तू ठीक तो है ना? इंसाओ अभी भी सदमे में था। उसने सिर हिलाया और फिर हियान श्याओमैन की तरफ देखकर धीरे से बोला, शुक्रिया। ये पहली बार था जब उसने खुद से हियान श्याओमैन से बात की थी। इनबिन को राहत मिली कि इंसाओं को सिर्फ कोहनी पर थोड़ी खरोंच आई थी।
उसने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसका गुस्सा मुझ पर उतारा। हियान, इसे तुम खुशहाल बचपन कहते हो? तुमने मेरे बेटे को साहसिक खेलों में उतार दिया। अगर आज साव साव को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी जेल में बितवा दूंगी। ये औरत सचमुच बेवजह बहस कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, हियान श्याओमान ने ही ऐतराज किया। मेरे पापा की कोई गलती नहीं है, मैं ही उसे पेड़ पर चढ़ाने ले गया था। मैं एक मर्द हूं, एक असली मर्द के लिए गिरकर क्या होता है? मैं तो रोज गिरता हूं। वो तनकर मेरे सामने खड़ा हो गया, मुर्गे की तरह अपनी मुर्गी मतलब मुझे बचा रहा था, और मैंने ही उसे बचाया है। तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। इनबिन उसके जवाब से सन्न रह गई। वो उस बच्चे को देख रही थी जो उसके बेटे जैसा दिखता था, लेकिन बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वो कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाई। माँ, उसे डांटो मत, मैं खुद चढ़ना चाहता था। इनबिन का चेहरा रंग बदल रहा था। शायद पहली बार उसके दोनों बेटों ने उसे एक साथ धोखा दिया था। आखिर में उसने ठंडे स्वर में एक बात कही, हम देख लेंगे, और बिना पीछे देखे घर के अंदर चली गई। मैंने झुककर हियान श्याओमान के सिर पर हाथ फेरा। शाबाश बेटा, आज तूने बहुत बहादुरी दिखाई। बिल्कुल, मैं अपने पापा का बेटा हूं। इस तूफान ने मुझे कमजोर जरूर बना दिया था, लेकिन मैं जानता था कि मैंने दोनों बच्चों के दिलों में एक बीज बो दिया था। रात को इनबिन ने पैसों की ऑफेंस से वापसी करने की कोशिश की। उसने नौकरानी से कहा कि एक पूरे कमरे के सारे खिलौने हियान श्याओमान के कमरे में ले जाए। रिमोट कंट्रोल कार, लीगो कासल, लिमिटेड एडिशन की फिगर्स, पहाड़ सा ढेर लग गया। ये सब तुम्हारा है। इनबिन दरवाजे पर खड़ी अपनी उसी ठंडी अभिव्यक्ति के साथ बोली, जब तक तुम अच्छे से रहोगे आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। पूंजीवादी भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। मैं घबराकर हियान श्याओमान को देखने लगा। मैंने देखा मेरा बेटा खिलौनों के पहाड़ में काफी देर तक छानबीन करता रहा और अंत में एक सबसे सस्ती प्लास्टिक की पानी की पिस्तौल ले आया। फिर उसने मेरी तरफ उत्सुकता से देखा, क्या मैं इससे खेल सकता हूं? मैंने सिर हिला दिया। वो खुशी से पिस्तौल लेकर कुछ देर छत पर ब्यूं ब्यूं करता रहा, फिर उसे एक तरफ फेंककर दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझसे लिपट गया। मुझे कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कैसे तुमने गांव में जंगली सुअरों को भगाया था? मैंने सुअर को कब भगाया? मुझे तो एक सुअर ने 3 किलोमीटर तक भगाया था। मैंने गला साफ किया और मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगा। हियान श्याओमान बड़े चाव से सुनता रहा और जल्द ही मेरी बाहों में सो गया। मैंने उसे सहलाया और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। मुड़कर देखा तो इनबिन अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी, गई नहीं थी। उसकी नजरें उन महंगे खिलौनों पर थीं जिन्हें हियान श्याओमान ने कूड़े की तरह फेंक दिया था, और फिर उस बच्चे पर जो मेरी बाहों में सुकून से सो रहा था। उसकी आंखों में एक जटिल भावना थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं उसके पास गया, आवाज धीमी की, प्रेसिडेंट इन, आपने देखा, कुछ चीजें होती हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मैंने जानबूझकर सीना तान दिया। उसके सामने थोड़ी बाजी पलटना चाहता था, जैसे पैतृक प्यार। इनबिन बहुत देर तक चुप रही, इतनी देर कि मुझे लगा वो सीधे बॉडीगार्ड्स को बुलाकर मुझे बाहर निकलवा देगी। फिर बोली, कल डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। हियान, बेहतर होगा कि वो मेरा बेटा ना निकले। ये कहकर वो मुड़ी और चली गई। उसकी अकेली आकृति को देखकर मेरे दिल में जो थोड़ी जीत थी वो अचानक गायब हो गई। ये औरत उतनी बुरी भी नहीं लग रही थी, लेकिन ये ख्याल सिर्फ 3 सेकंड टिका, क्योंकि मुझे अचानक याद आया हियान श्याओमान 100% उसका बेटा है। जैसे ही नतीजे आएंगे मेरी मौत का फैसला सुनाया जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अगली सुबह फैमिली डॉक्टर पूरे उपकरणों के साथ आ गया। हियान श्याओमान, मैं और इंसाओ तीनों सोफे पर एक दूसरे के बगल में बैठे खून के नमूने का इंतजार कर रहे थे। इंसाओ साफ तौर पर आदी था, बिना किसी भाव के अपना हाथ बढ़ा दिया। हियान श्याओमान इसके विपरीत पहली बार डर से बेदम हो गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, वो मेरी गर्दन से कसकर चिपक गया। पापा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, इंजेक्शन से लोग मर जाते हैं। बदतमीज के बच्चे, टीकाकरण के समय तो सबसे ज्यादा खुश होता था। डर मत, ढांढस बंधाओ, मच्छर के काटने जैसा है, दर्द नहीं होता। सच में, सच में। उसे ढांढस बंधाते हुए मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मुझे कोई तरीका निकालना है नमूनों से छेड़छाड़ करने का। मेरी नज़र मेज पर रखे सैंपल ट्यूब पर गई। डॉक्टर ने पहले इंसाओ का खून लिया, उस पर इंसाओ का लेबल लगाया। फिर बारी थी हियान श्याओमान की। छोटा जोर जोर से रोने लगा, मेरी बाहों में बेतहाशा हिलने लगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर और 2 नौकरानियां उसके पास आ गए। दृश्य बहुत अव्यवस्थित था। मौका आ गया था। जब सबका ध्यान हियान श्याओमान पर था, मैंने चुपके से हाथ बढ़ाया और अपने नाखून से अपनी बाह को गहरा काट लिया। कितना दर्द था। जिस पल डॉक्टर ने हियान श्याओमान को सुई मारी, मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए दिखावा किया और अपना हाथ उसकी बाह के नीचे से फिरा दिया। मेरे खून की एक बूंद चुपचाप हियान श्याओमान लिखे ट्यूब में गिर गई। सब करने के बाद मैंने राहत की सांस ली। अगर टेस्ट में साबित हो गया कि हियान श्याओमान और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो इनबिन के पास मुझे रोकने की कोई वजह नहीं होगी। मैं एक जीनियस हूँ। नमूने लेने के बाद डॉक्टर ने तीनों के मुंह की सेलिया यानी बक्कल स्वैब भी लिए। उसने कहा, डबल सुरक्षा के लिए। मैं बहुत तेजी से करके आया था। मेरा दिल फिर धड़कने लगा। उन सीलबंद सैंपल बैग्स को देखकर मुझे लगा जैसे वो सैंपल नहीं बल्कि मेरी मौत की सजा है। दोपहर में इनबिन को कंपनी में एक मीटिंग में जाना था।
जाने से पहले उसने हियान श्याओमान और मुझे बुलाया, आज इंसाओं का पियानो टीचर आएगा। हियान श्याओमान, शांति से रहना, उन्हें परेशान मत करना। फिर उसने चेतावनी भरी नज़र से मेरी तरफ देखा, अगर तुम इसे काबू नहीं कर सके तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो मुझे धमकी दे रही थी। मैं एक पूरा आदमी हूँ। इनबिन के जाने के बाद एक मिडिल एज्ड आदमी टेलकोट पहने, बाल जल से चिपके मैंशन में आया। वो इंसाओं का पियानो टीचर था, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मास्टर। विशाल लिविंग रूम में वो उस ग्रैंड पियानो के सामने बैठ गया जो एक किले की कीमत जैसा दिखता था। इंसाओ भी आज्ञाकारी ढंग से उसके बगल में बैठ गया। एक सुरीली धुन गूंजी। यान शाओमैन उत्सुकता से पास गया, पियानो के पास लेट गया, आंखें फैलाकर देखने लगा। वाह, ये बड़ा डिबला खुद ही गाता है। मास्टर ने भौएं तो चढ़ाई, लेकिन शिष्टाचार बनाए रखा। उसने उसे इग्नोर किया। एक बार टुकड़ा समाप्त होने पर मास्टर ने इंसाओं का मार्गदर्शन करना शुरू किया। नहीं, यहाँ भावना जोरदार होनी चाहिए, समझे? ऐसे कलाई ढीली, उठाओ इसे। कितनी बार बताऊं, तुम एक सुअर हो, इतना साधारण शीट भी याद नहीं रख सकते। मास्टर का स्वभाव बिगड़ता जा रहा था। उसकी आवाज और तेज होती जा रही थी। इंसाओं ने सिर झुका लिया। उसका छोटा चेहरा लाल हो गया, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था। कैसा पाजी मास्टर है, बच्चे को पढ़ा रहा है या पोते को डांट रहा है? हियान शाओमैन भी चुप नहीं बैठ सका। वो अचानक पियानो की तरफ दौड़ा और एक कुंजी पर मुक्का मार दिया। एक भयानक शोर हुआ। सब चौंक गए। मैं तुम्हें उसे गाली नहीं देने दूंगा। हियान शाओमैन ने गुस्से से चिल्लाते हुए पियानो मास्टर की तरफ उंगली दिखाई और कहा, तुम सुअर हो, तुम्हारा पूरा परिवार सुअर है। तुम अशिष्ट जंगली बच्चे, जानते हो मैं कौन हूं? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, हियान शाओमैन ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। उसे एक बार और गाली दी तो मैं तुम्हारे पियानो में पेशाब कर दूंगा। वाह बेटा, ये तो बहुत ही सख्त तरकीब है। मास्टर गुस्से से कांप रहा था। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह है तुम्हारा अच्छा लालन पालन। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और हियान शाओमैन को अपने पीछे कर लिया। आप मास्टर ली है ना? मेरा बेटा भले ही कड़वा बोलता है, लेकिन बात गलत नहीं है। मैं समझता हूं कि इनबिन के बच्चे की परवरिश के लिए सिखाना चाहिए, डांटना नहीं। आपके तरीके से सिर्फ उसका आत्मविश्वास कम होता है, और क्या फायदा? तुम क्या जानते हो? मास्टर ने तिरस्कार से मुझे देखा। तुम एक गंवार, क्या तुमने चौपिन के बारे में सुना है? मैं मुस्कुराया। चोपिन का तो नहीं सुना, लेकिन इतना जानता हूं कि बेहतरीन धुन भी लोगों को सुनने के लिए बजाई जाती है। जो कला लोगों को खुश ना कर सके वो बेकार है। ये कहकर मैं पियानो के पास गया, अपनी आस्तीनें चढ़ाई। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी बजा सकता हूं। सबके हैरान चेहरों के बीच मैं बैठ गया, गहरी सांस ली और वो धुन याद की जो मैंने कॉलेज में रियाज की थी, पिकअप के लिए। फिर मेरी उंगलियां कुंजियों पर चल पड़ी। परिचित धुन गूंजी। सूरज चमक रहा है, फूल मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं, चिड़िया बोल रही है, सुबह 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 तू स्कूल क्यों जा रहा है? एक महाकाव्य एहसास के साथ पूरे जोश में मैंने स्कूल चलना गीत बजा दिया। पूरा लिविंग रूम सन्नाटे में डूब गया। पियानो मास्टर का मुंह इतना खुला कि अंडा घुस जाए। इंसाओं ने आंखें फैला ली, जैसे उसने नई दुनिया का दरवाजा देख लिया हो। मैं स्कूल जाता हूं, कभी देर नहीं करता। प्रभाव कमाल का था। मैंने कामयाबी पा ली थी। मैं शान से उठा और पियानो मास्टर की तरफ भौएं उठाई। मास्टर, क्या लगता है, क्या मेरे इस हाथ में पर्याप्त भावना थी? पियानो मास्टर का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर सफेद। वो मुझे उंगली दिखाकर कुछ देर घुमाता रहा, एक शब्द नहीं बोल पाया। आखिर में उसने जोर से अपना बैग उठाया। अश्लील, ये कला पर दाग है, और गुस्से में चला गया। जाते जाते धमकी भी दे गया, मैं सीईओ को बताऊंगा, पूरी रिपोर्ट करूंगा। बता दे, किसको डर है? मास्टर के जाते ही इंसाओं ने मेरी तरफ पूरी श्रद्धा से देखा। अंकल, आपने बहुत सुंदर बजाया। बिल्कुल, मैंने सीना पीटते हुए कहा। सीखना चाहता है? अंकल सिखा देंगे। हाँ, चाहता हूं। और फिर उस दोपहर भव्य क्लाउड टॉप मैंशन के लिविंग रूम में 2 बाघे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और मैं एक चित्रकार हूं की धुनें लगातार गूंजती रहीं। हियान शाओमैन गाने और नाचने के लिए था, मैं बजाने के लिए, इंसाओ ताली बजाने के लिए। हम तीनों की खुशी इतनी साधारण की। जब इनबिन थके शरीर मीटिंग खत्म करके घर लौटी तो उसने यही सुहाना नजारा देखा। पिता और 2 बच्चों का प्यार भरा हंगामा। वो दरवाजे पर खड़ी कुछ देर तक तीनों को देखती रही। 2 छोटे, एक बड़ा, लिविंग रूम में तहलका मचाते हुए। उसे गुस्सा करना भी भूल गया था। माँ, तुम वापस आ गई? अंकल ने मुझे पियानो सिखाया, बहुत मजा आया। इनबिन अवाक थी। वो पहली बार इंसाओं को इतनी खुशी से मुस्कुराते देख रही थी। उसकी नज़र इंसाओं के ऊपर से गुजरी और मुझ पर टिकी। अब वो नज़र पूरी तरह से ठंडी नहीं थी, उसमें थोड़ी उत्सुकता थी, थोड़ा भ्रम था। वाह, ये इल्जाम पिघलने लगा है। मैंने एक शानदार मुस्कान मारी, लेकिन अगले ही पल उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया, बस कुछ सेकंड सुना और उसका चेहरा बदल गया। क्या कहा? मास्टर ली को नाराज किया और बच्चों के गाने बजाए? ठीक है, मैं समझ गई। उसने फोन रखा और फिर मेरी तरफ देखा। वो नज़र जो थोड़ी गर्म हुई थी, फिर से बर्फ बिंदु सी नीचे आ गई। हियान, तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली हो। आपकी दया है, आपकी दया। साधारण साधारण, दुनिया में तीसरे नंबर। इनबिन ने गहरी सांस ली, बड़ी मुश्किल से गुस्सा दबाया। कल साओ साओ के स्कूल में पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे है। तुम हियान शाओमैन को अपने साथ ले जाना। मैं क्यों जाऊं? मैं तो उसकी माँ हूं। तुम जाओ, उसके दूसरे माता पिता के रूप में। पिता शब्द कहना उसे मुश्किल लग रहा था।
सबसे ज़रूरी बात, अच्छे से रहना, मुझे कोई परेशानी नहीं लानी वरना अंजाम जानते हो। ये थप्पड़ था और फिर उससे भी बड़ा थप्पड़। प्राइवेट स्कूल के पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे में जाना, ये इस मुर्गी को मोरों के घोंसले में फेंकना जैसा था। एक सार्वजनिक फांसी। मैं लगभग भविष्यवाणी कर सकता था कल के सोशल डेथ का समय। अगले दिन हम 4 लोग 2 गाड़ियों में सवार होकर उस लेजेंडरी रॉयल किंडरगार्टन की तरफ रवाना हुए। किंडरगार्टन के बाहर लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी थी। माता पिता ऐसे कपड़े पहने थे जैसे रेड कार्पेट पर रैंप वॉक करने आए हों। इनबिन का आगमन सबके आकर्षण का केंद्र बन गया और मैं उसके पीछे ऐसे लग रहा था जैसे कोई रखेल जिवलो हो। हियान श्याओमैन और इन साओ ने हाथ पकड़ रखा था और चारों तरफ उत्सुकता से दिख रहे थे। स्पोर्ट्स डे जल्द ही शुरू हो गया। पहली एक्टिविटी थी 3 पैरों की दौड़, 3 लेग रेस। हियान श्याओमैन और मैंने एक टीम बनाई, इनबिन और इन साओ ने दूसरी टीम। पापा मारो, हमें पहला आना है। मैंने इनबिन के पैरों में लगे लिमिटेड एडिशन की स्नीकर्स देखे, फिर अपने अस्थायी खरीदे जूतों को थोड़ी असुरक्षा महसूस हुई। पिस्तौल की आवाज के साथ मैंने तुरंत नारा बुलाया, 1 2 1, और हियान श्याओमैन के साथ भागने लगा। मेरे बेटे और मेरा तालमेल एकदम जबरदस्त था। हम पूरी रेस में आगे थे। बस हम फिनिश लाइन पर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक एक एक्सीडेंट हो गया। बगल के ट्रैक पर एक मोटा पिता फिसल गया और सीधा इनबिन और इन साओ की तरफ गिर पड़ा। सावधान! मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये लगभग एक रिफ्लेक्स था। मैंने अपने पैरों में बंधी रस्सी को तुरंत खोला और एक छलांग लगाई। मैंने पूरी ताकत से इनबिन और इन साओ को धक्का दे दिया। वो दोनों कुछ कदम लड़खड़ाकर पास की घास पर गिरे, सुरक्षित। और वो मोटा आदमी अपने पूरे वजन के साथ मुझ पर जा गिरा। हाय मेरी कमर! मुझे लगा मेरे सारे अंदरूनी अंग जगह बदल गए हैं। मैं तारे देख रहा था। भीड़ में हंगामा मच गया। टीचर और स्टाफ दौड़ते हुए आए। कई लोगों ने मिलकर उस मोटे पिता को मेरे ऊपर से उठाया। सर आप ठीक हैं? मैं जमीन पर मरे कुत्ते की तरह पड़ा था। मुझे उठने में काफी देर लग गई। इनबिन ने अपनी शान छोड़ दी। वो मेरी तरफ दौड़ी, झुकी, मेरा हाल पूछने लगी। हियान कैसे हो? उसकी आवाज में बेचैनी थी, जिसे उसने खुद नोटिस भी नहीं किया होगा। मैंने मुश्किल से सिर उठाया और एक जबरदस्ती की मुस्कान बनाई। ठीक हूं, अभी जिंदा हूं, बस लग रहा है जैसे मुझे टैंक ने कुचल दिया हो। हियान श्याओमैन और इंसाओ भी रोते हुए मेरे पार दौड़े आए। पापा, अंकल! दोनों बच्चों ने मुझे दोनों तरफ से कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें देखकर मेरा दिल पिघल गया और लगा कि कमर का दर्द थोड़ा कम हो गया। ये वीरता बचाने लायक थी। आखिरकार एक एम्बुलेंस में मुझे घायल की तरह उठाकर सीधे अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद सौभाग्य से सिर्फ मेरी पीठ के सॉफ्ट टिश्यू में गंभीर चोट थी, कोई हड्डी नहीं टूटी थी। मैं एक वीआईपी रूम में लेटा था, एक नौकरानी के अनूठे ध्यान का आनंद ले रहा था। इनबिन स्कूल के मामलों को निपटाकर भी आई। वो बिस्तर के पास खड़ी होकर बहुत ही जटिल अभिव्यक्ति के साथ मुझे देख रही थी। धन्यवाद, उसने धीमी आवाज में कहा। यह पहली बार था जब उसने इतनी ईमानदारी से मुझे धन्यवाद दिया था। मैं कान से कान मुस्कुराया। एक शानदार पोज देना चाहता था, लेकिन पीठ की चोट ने जोर करवा दिया। इतना दर्द हुआ कि मैं बिलबिला गया। प्रेसिडेंट, सिर्फ धन्यवाद काफी नहीं, मैंने आधे मजाक में कहा। ये तो काम पर चोट है, मेडिकल खर्च, खोई हुई मजदूरी, मानसिक पीड़ा, तुम बताओ। इनबिन ने मुझे एक घूर से देखा, लेकिन उसके होठों पर एक लगभग अदृश्य मुस्कान खिंचाई। तेरी कोई कमी नहीं रखूंगी। फिर रुककर बोली, आज मैं गलत थी, मुझे तुम्हें नहीं जाने देना चाहिए था। तुमसे माफी भी मांगी जाती है? कोई बात नहीं, इसे एक जीवन अनुभव समझ लो। मैंने दरिया दिली से हाथ हिलाया। कमरे का दरवाजा खुला। हियान श्याओमैन और इंसाओ डरते डरते सिर निकालकर अंदर आए। वो फलों की एक टोकरी लाए थे। लग रहा था इनबिन ने अभी अभी खरीदी थी। पापा, अभी भी दर्द होता है? हियान श्याओमैन ने टोकरी रखी और सावधानी से बिस्तर के पास आकर पूछा। अंकल सॉरी, इंसाओ ने भी सिर झुकाकर माफी मांगी। तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, मैंने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मुझे खुशी है कि तुम लोग सुरक्षित हो। इंसाओ ने चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा। अंकल, आज आप बहुत बहादुर थे। बिल्कुल, मेरे पापा सुपरमैन हैं। दोनों बच्चों की आराधना भरी नजरें देखकर दर्द गायब हो गया। इनबिन एक तरफ खड़ी चुपचाप हम तीनों को देख रही थी। उसकी नजर धीरे धीरे नरम होती जा रही थी। अगले कुछ दिनों में मैं राजा की तरह रहा, बिना उंगली हिलाए। इनबिन हर दिन अस्पताल मुझसे मिलने आती। हालांकि ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन पहले जैसी चिड़चिड़ी नहीं थी। और दोनों बच्चे मेरे निजी नर्स बन गए थे। हियान श्याओमैन चुटकुले सुनाने के लिए, इंसाओ मुझे कहानियां पढ़ने के लिए। एक दिन मैं इंसाओ की मीठी आवाज में कहानी सुन रहा था कि अचानक दरवाजे के बाहर हंगामा सुनाई दिया। इनबिन के पीछे कई रिपोर्टर बड़े बड़े कैमरे लादे आ रहे थे। एक आदमी, जो प्रतिद्वंदी कंपनी का बॉस निकला, जोर से चिल्लाया, सुना है इनबिन ने गुपचुप एक बच्चा पैदा किया है और बच्चे के पिता को अस्पताल में छुपा रखा है, सच? फ्लैश की रोशनी बेतहाशा चमकने लगी। मैं सन्न रह गया। इनबिन का चेहरा बदला। वो तुरंत मेरे और बच्चों के बीच आ गई। तुम लोग कौन हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट इन, घबराए नहीं, सामने वाले आदमी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। हम तो बस आपसे एक बात पुष्टि करना चाहते हैं। यही हैं बच्चों के पिता, है ना? और ये दोनों आपके जुड़वा बच्चे हैं?
उसका लेंस मेरे और हियान शाओमैन पर तिल गया। मुसीबत आ गई थी। ये इनबिन के प्रतिद्वंदी थे, जो इस स्कैंडल से इनबिन और उसकी कंपनी पर हमला करना चाहते थे। इनबिन गुस्से से कांप रही थी, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए वो कदम दर कदम पीछे हट रही थी। रिपोर्टर दबाव बना रहे थे, कृपया हमारे सवालों का जवाब दें। इस सज्जन के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप बच्चों की पहचान कब उजागर करेंगी? देखा वे लोग मेरे बिस्तर तक आने ही वाले थे कि मैंने हिम्मत जुटाई, अपनी पीठ की तीव्र पीड़ा सहते हुए अचानक बिस्तर से कूद पड़ा। मैंने बेड साइड टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और उन रिपोर्टरों पर फेंक दिया। ले ये सालों! फिर मैंने इनबिन और दोनों बच्चों को पकड़ा, खिड़की की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, कूदो! मेरी इस रिस्की चाल ने सबको चौंका दिया। रिपोर्टर गर्म पानी से जलते हुए चीख रहे थे, बेहोशी से पीछे हट गए। इनबिन भी मेरी हरकत से हक्की बक्की रह गई। कूदो, ये तीसरी मंजिल है। तो क्या हुआ तीसरी मंजिल? मैंने बिस्तर की चादरें फाड़ी, उन्हें बट कर एक रस्सी बनाई। गांव में मैं 5वीं मंजिल से कूद चुका हूं, अभी रोज दूसरी मंजिल से कूदता हूं, टखना मुड़ जाता है। मैंने चादर का एक सिरा रेडिएटर के पाइप से बांधा और दूसरा सिरा खिड़की से बाहर लटका दिया। जल्दी करो, मैं पीछे संभाल लूंगा। मैंने इनबिन और दोनों बच्चों को चादर से नीचे उतरने के लिए धक्का दिया। इनबिन ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन बाहर बढ़ते रिपोर्टरों को देखकर उसने दांत पीस लिए, इंसाओं को उठाया और पहले उतर गई। हियान शाओमैन ने उसके बाद, छोटा बहादुर बंदर से भी तेज उतरा। पापा, मैं नीचे तुम्हें पकड़ लूंगा। मैंने इनबिन को आखिर में खिड़की से बाहर निकलते देखा, राहत मिली। फिर मैं उन रिपोर्टरों की तरफ मुड़ा जो अब तक संभल चुके थे, और उन्हें एक चुनौती भरी मुस्कान दिखाई। मैंने बगल में पड़ा तकिया उठाया और फिर जो कुछ भी फेंक सकता था उन पर फेंक दिया। आओ दिखाता हूं गांव के लोग कितने ताकतवर होते हैं। काफी अफरा तफरी मचाने के बाद मैंने चादर पकड़ी और खिड़की से कूद पड़ा। मेरा उतरना सही नहीं रहा, मेरा निचला हिस्सा फिर से जमीन से टकराया। पीठ की चोट और अब निचले हिस्से की चोट, डबल मैर। इनबिन दौड़कर मुझे उठाने लगी। पागल हो गया क्या? वो गुस्से और बेचैनी से भरी थी, उसकी आंखें लाल थीं। बकवास बंद करो, चलो यहां से। एक पैर से लंगड़ाते हुए इनबिन के सहारे हम दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल से भाग निकले। वापस क्लाउड टॉप मेंशन पहुंचे, सबके होश उड़े हुए थे। इनबिन ने तुरंत कंपनी के पीआर विभाग को फोन लगाकर मामला संभालने को कहा और मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया। इस बार सचमुच हिल भी नहीं सकता था। हियान शाओमैन और इंसाओ मेरे बिस्तर के पास खड़े चिंतित चेहरों के साथ मुझे देख रहे थे। पापा, तुम मरोगे क्या? बदतमीज, तेरा मुंह काला। इनबिन ने कंपनी के मामले निपटाए और मेरे कमरे में आई, सबको बाहर भेज दिया। कमरे में सिर्फ हम दोनों रह गए। आज तुमने ऐसा क्यों किया? क्या करना, वो तो आत्मरक्षा थी। तुम जानते हो मैं ये नहीं पूछ रही। वो बिस्तर के पास आकर बैठ गई। तुम मुझे इग्नोर कर सकते थे, हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैंने उसे रोशनी में देखा। उसने अपना सारा बचाव उतार फेंका था। उसके चेहरे पर थकान और भ्रम था। वो दूर की ठंडी सीईओ नहीं थी, बल्कि एक साधारण औरत लग रही थी। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। इनबिन की नज़र थोड़ी फीकी पड़ी। मैंने अपने बच्चे को बचाया। मैंने उसकी तरफ देखा। हियान शाओमैन तुम्हारा बेटा है, इंसाओ भी तुम्हारा बेटा है, वे भाई हैं। मैं उनमें से किसी को चोट नहीं पहुंचने दे सकता। और हां, मैंने चौड़ी मुस्कान दिखाई। तुम मेरे बच्चे की मां हो, तुम्हें भी तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, है ना? इनबिन अवाक रह गई। उसने बहुत देर तक मुझे देखा, इतना देर कि मुझे लगा उसने देखना ही छोड़ दिया है। फिर उसने सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के से हिलने लगे। मैंने देखा, एक आंसू उसके हाथ पर गिरा जो उसके घुटने पर टिका था। हे भगवान, वो रो रही है। अचानक मैं घबरा गया। अरे रो मत, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मैं बड़ा बकवास हूं। वो पहली बार मुझे बेचारा और बेहाल देख रही थी। मैं उसे ढांढस देना चाहता था, लेकिन जैसे ही हिला, कमर का दर्द फिर उठ खड़ा हुआ। हिलो मत। उसने सिर उठाया। उसका चेहरा फिर से शांत हो चुका था, बस आंखें थोड़ी लाल थीं। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरे माथे पर गिरते बालों को सहलाया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी त्वचा को छुआ, मुझे एक करंट सा गुजरा। मेरा दिल धक से रुक गया। हियान के डीएनए टेस्ट के नतीजे कल आ जाएंगे। मेरा दिल बैठ गया। जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा डरता था, वो आखिरकार होने वाली थी। अगर नतीजे साबित कर दें कि दोनों मेरे बच्चे हैं, तो तुम क्या करोगे? मैंने मुंह खोला तो कुछ नहीं बोल पाया। क्या करूंगा? भागना? एक बार भाग चुका हूं। हियान शाओमैन को छोड़ना? नहीं, ये नहीं कर सकता। मैं एक लंबे सन्नाटे में डूब गया, जब तक बाहर हियान शाओमैन और इंसाओ की बहस की आवाज नहीं आई। तुम्हारी गलती है, पापा घायल हो गए। नहीं तुम्हारी, वे बुरे लोग थे। हाँ तुम्हारी, तुम बदकिस्मत हो, तुम बदकिस्मत हो। दोनों बच्चों की बहस सुनकर इनबिन और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक लाचार मुस्कान थी। शायद चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी हम सोच रहे थे। अगले दिन मैं जोरदार झटके से नींद से उठा। पापा देखो, हियान शाओमैन मेरी आंखों के सामने एक लिफाफा हिला रहा था। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। मेरा दिल पल भर में नीचे आ गया। कयामत का दिन आ गया था। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उसे 1 टन भारी लग रहा था।
इनबिन मेरे पास खड़ी थी, गंभीर चेहरे के साथ। दोनों बच्चे भी घबराहट से मुझे देख रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और लिफाफा खोला। अंदर कई पन्ने थे, पूरी तकनीकी भाषा। मैं सीधे आखिरी पन्ने पर गया, निष्कर्ष देखने। दिए गए डीएनए अनुक्रम तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार परीक्षित हियान और परीक्षित हियान शियाओमैन के बीच कोई रक्त संबंध नहीं पाया गया। क्या? मैंने अचानक सिर उठाया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने फिर से काले अक्षरों वाले सफेद कागज को देखा। साफ लिखा था, हियान शियाओमैन और मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अचानक मुझे वो दिन याद आया जब मैंने खून के नमूने लेते समय धोखा किया था। मैंने अपनी उंगली काटी थी, लेकिन अफरा तफरी में लगता है जो मैंने गिराया था वो। मैंने पास खड़ी इनबिन की तरफ देखा। क्या ये वो हो सकती है? इनबिन ने मेरी नज़रों का सामना किया। उसकी नज़र शांत और अडिग थी। जैसी तुम्हारी मर्जी हियान, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मेरा दिमाग खाली हो गया। मेरा बेटा नहीं? तो फिर किसका बेटा है? मैं कुछ सोच पाता इससे पहले ही इनबिन ने एक और दस्तावेज निकाला। ये एक और है। उसने मुझे दस्तावेज थमाया। मैंने लिया और देखा, ये इनबिन और हियान शियाओमैन का डीएनए टेस्ट था। निष्कर्ष, इनबिन हियान शियाओमैन की जैविक मां होने का समर्थन करता है। सच में? तो अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? इनबिन ने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र फिर से ठंडी हो गई थी। तुमने मुझसे 6 साल तक झूठ बोला। तुमने मेरे बेटे पर 6 साल तक कब्जा किया। हियान, तुम सच में बहुत होशियार हो। मैंने मुंह खोला लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैंने झूठ बोला था। मैंने हियान शियाओमैन की तरफ देखा। वो हमें भ्रमित दृष्टि से देख रहा था। साफ उसे समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या कह रहे हैं। माँ, आप क्या कह रही हैं? अंकल ही तो छोटे भाई के पापा है ना? इनबिन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे पास आई और एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे बिस्तर पर फेंक दिया, जो उसने बहुत पहले तैयार कर रखा था। हियान, हमारी जान पहचान और इस बात को देखते हुए कि तुमने हमें एक बार बचाया, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। ये रहे 10 मिलियन। पैसे ले और हमारी दुनिया से गायब हो जा। बच्चों के सामने कभी ना आना। 10 मिलियन, 6 साल पहले से 2 गुना। काफी था। मैं किसी भी शहर में बेफिक्र जिंदगी गुजार सकता था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा, फिर बिस्तर के पास सन्न खड़े हियान शियाओमैन को देखा। पिछले 6 साल के छोटे छोटे लम्हे फिल्म की तरह मेरे दिमाग में कौंध गए। जब उसने पहली बार मुझे पापा कहा था, उसका पहला कदम। जब वो बीमार था तो मैं पूरी रात आंख नहीं मूंदता था। जब वो शैतानी करता तो मैं जाकर माफी मांगता था। जब उसने अपनी जेब में बचाकर रखी मिठाई चुपके से मुझे दी थी। मैंने उसे एक कमजोर नवजात से एक ऐसे शैतान बच्चे तक पाला था जो पेड़ चढ़कर चिड़िया के बच्चे निकाल सकता था। वो मेरी पूरी दुनिया था और अब कोई उस पूरी दुनिया को 10 मिलियन में खरीदना चाहता था। मैं हंस पड़ा। इनबिन की ठंडी नजरों के सामने मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया और पन्ना पन्ना फाड़ दिया। कागज के टुकड़े बर्फ के टुकड़ों की तरह जमीन पर बिखर गए। प्रेसिडेंट इन, पैसा अच्छी चीज है, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। 6 साल पहले मैंने तुम्हारा पैसा लिया और भाग गया। वो गलती थी। इन 6 सालों में मैं उसे कोई अच्छी जिंदगी नहीं दे सका। मैं असमर्थ हूं, लेकिन शुरू से आखिर तक मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। मैंने उसे चलना सिखाया, बात करना सिखाया, इंसान बनना सिखाया, सीधा रहना, बहादुर रहना। वो हियान का बेटा है, चाहे खून का रिश्ता ना हो। जब तक मैं जिंदा हूं वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा। तुम कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं बदलूंगा जब तक मैं मर न जाऊं। मेरी बातें कमरे में बम की तरह फट गईं। इनबिन का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसने शायद कभी सोचा नहीं था कि उसकी नजरों में एक मौका परस्त गांव का आदमी ऐसी बातें कहेगा। उसके होंठ कांपे, लेकिन एक शब्द भी पूरा नहीं बोल पाई। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। हियान शियाओमैन फूट फूट कर रोने लगा। मुझे कोई मां नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पापा चाहिए। मुझे मत छोड़ना। वो मेरी तरफ दौड़ा और मेरे पैरों से चिपक गया। मैं झुका और उसे कसकर गले लगा लिया। मेरी आंखें भी लाल हो गईं। अरे बदतमीज, तेरा पापा तुझे कैसे छोड़ सकता है? इन शियाओ भी पास आ गया। उसने हमें देखा, फिर अपनी मां को देखा। उसके छोटे चेहरे पर उलझन और अनिर्णय था। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरी शर्ट को खींचा। अंकल मत जाइए। मेरा दिल पिघल गया। बस तभी दरवाजे पर एक अप्रत्याशित आवाज गूंजी। एक बुजुर्ग, सफेद बालों वाले लेकिन तेज दिमाग वाले, लाठी के सहारे और बटलर के साथ अंदर आए। वो इनबिन के पिता थे, इनबिन ग्रुप के चेयरमैन। मैंने उन्हें सिर्फ फाइनेंशियल मैगजीन में देखा था। वो यहां कैसे? इनबिन चौंक कर सीधी हो गई। पापा, अगर मैं नहीं आता तो तू ये घर तबाह कर देती। बुजुर्ग ने ठंडी नजर से सबको देखा। आखिर में उसकी नजर मुझ पर टिकी। तो तू ही है हियान। मैंने पीठ सीधी कर ली। मैंने डीएनए रिपोर्ट भी देख ली है। वो इनबिन के पास गया और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीएनए रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करने की? मैंने सिर उठाकर इनबिन की तरफ देखा। फर्जीवाड़ा? इनबिन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सिर झुका लिया। पापा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी चाल नहीं जानता? तुम फर्जी रिपोर्ट के जरिए हियान को भगाना चाहती थी और दोनों बच्चों को अपने पास रखना चाहती थी। तुम बहुत स्वार्थी हो। बुजुर्ग ने बटलर से एक और दस्तावेज लिया और मुझे दे दिया।
ये असली डीएनए रिपोर्ट है। मैंने कांपते हाथों से उसे लिया। निष्कर्ष के पन्ने पर साफ लिखा था, हियान शाओमेन का जैविक पिता होने की पुष्टि करता है। मुझे लगा मेरा दिमाग 10,000 घोड़े दौड़ा रहे हैं। ये औरत, मैंने गुस्से से इनबिन की तरफ उंगली उठाई, कुछ बोल नहीं पा रहा था। तुमने ये सब क्या कर डाला? इनबिन चुप थी। इनबिन के पिता बोले, उसने सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए थी। वो जानना चाहती थी कि तुम्हारे दिल में पैसा ज्यादा कीमती है या बच्चे। 6 साल पहले तुम पैसे के लिए सब कुछ छोड़ सकते थे। वो डरी थी कि तुम फिर से ऐसा करोगे। मैं अवाक रह गया। तो पहले सब कुछ उसकी परीक्षा थी, और तुम्हारी परीक्षा का क्या नतीजा निकला? मैंने बुरी तरह से पूछा। इनबिन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी लाल आंखें ही सब कुछ बयान कर रही थी। बुजुर्ग इन बोले, अतीत को अतीत रहने दो। अब सबसे जरूरी यह है कि बच्चों का क्या किया जाए। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर इनबिन की तरफ। तुम दोनों बच्चों के जैविक माता पिता हो। कोई एक दूसरे के अधिकार नहीं छीन सकता। मेरी राय है तुम दोनों शादी कर लो। क्या? मैं और इनबिन एक साथ चिल्लाए। शादी? मैं और ये इनबिन? क्या मजाक है। ये बुजुर्ग मुझसे भी ज्यादा कल्पनाशील था। पापा, क्या बकवास कर रहे हो? उसके और मेरे बीच कुछ भी संभव नहीं है। मैं भी नहीं चाहता। मैंने तुरंत समर्थन दिया। मुझे गांव की आजादी अच्छी लगती है। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक आइसबर्ग के सामने नहीं बिताना चाहता। तू किसे आइसबर्ग कह रहा है? जो कहे वही है। हम दोनों फिर लड़ने वाले मुर्गों की तरह झगड़ने लगे। चुप करो दोनों, बुजुर्ग गरजे। तुम्हें लगता है मैं ये चाहता हूं? अगर मेरे 2 प्यारे पोते ना होते तो मैं तुम दोनों की परवाह ना करता। उसने हियान शाओमेन और इंसाओ की तरफ इशारा किया। इनसे पूछो, क्या वे एक पूरा परिवार चाहते हैं? क्या वे चाहते हैं कि पापा मम्मी साथ रहें? दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ सिर हिला दिया। हियान शाओमेन ने तो सीधा कहा, मैं चाहता हूं कि अंकल यानी पापा और माँ साथ रहें। इंसाओ ने भी धीरे से कहा, मैं भी सोचता हूं। वाह, मुझे 2 छोटे गद्दारों ने बेच दिया। इनबिन और मैं बेजुबान हो गए। बात तय है। बुजुर्ग ने हमें कोई मौका नहीं दिया। बच्चों को एक वैध पहचान देने और उन मीडिया वालों की बातें बंद करने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। बेशक सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तुम अलग अलग कमरों में सो सकते हो, कोई दखल नहीं। बच्चों के बड़े होने के बाद तलाक लेना हो तो ले लेना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इनबिन और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट थी। यही सबसे अच्छा और एकमात्र समाधान लग रहा था। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं सोचने के लिए। बुजुर्ग बात खत्म करके बटलर के साथ चले गए। कमरे में फिर से हम चारों रह गए। माहौल इतना अजीब था कि उंगलियों से 3 कमरे बन सकते थे। आखिर में मैंने चुप्पी तोड़ी। तो प्रेसिडेंट इन, मैंने गला साफ किया, आप क्या सोचती हैं? इनबिन ने मुझे तिरस्कार से देखा। वो आइसबर्ग वाले नाम से अभी भी नाराज थी। बच्चों की खातिर मुझे कोई एतराज नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। और इस तरह इनबिन और मेरी शादी इतनी जल्दी तय हो गई। 3 दिन बाद हम दोनों ने सिविल ऑफिस में अपने सर्टिफिकेट ले लिए। अपने हाथ में चमकदार लाल शादी का प्रमाण पत्र देखकर मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूं। 6 साल पहले मैंने पैसे कमाने के लिए खुद को बेच दिया। 6 साल बाद मैंने बच्चे के लिए खुद को बेच दिया। जिंदगी सच में ड्रामे से भरी है। हमारे नए परिवार के गठन का जश्न मनाने के लिए मैंने खुद खाना बनाना और अपने हुनर दिखाने का फैसला किया। मैंने शेफ की मदद को विनम्रता से ठुकरा दिया और अकेले ही विला के किचन पर कब्जा कर लिया। पापा, आप क्या बढ़िया चीज बनाने वाले हो? हियान शाओमेन ने पानी भरे मुंह से पूछा। बनाता हूं अपनी स्पेशलिटी, डीजी वाला चिकन। मैंने गांव में आधे साल से पाल रहा मुर्गा निकाला और बनाना शुरू किया। साफ था कि इंसाओ और इनबिन ने ऐसा कभी नहीं देखा था। वे दूर छुप गए। आधे घंटे बाद किचन से एक लजीज सुगंध आने लगी। मैंने गर्मा गर्म चिकन का एक बड़ा बर्तन निकाला, चारों तरफ मक्के की रोटियां लगी हुई थीं और टेबल पर रख दिया। चखो अपने पापा का हाथ का खाना। हियान शाओमेन ने सबसे पहले एक रोटी उठाई, ग्रेवी में डुबोई और मुंह भरकर खाया। लाजवाब, बहुत लाजवाब। मैंने इंसाओ की प्लेट में एक चिकन लेग रखा। साओ साओ, तू भी चख। इंसाओ ने डरते डरते एक निवाला लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। लाजवाब। फिर मैंने इनबिन की तरफ गर्व से देखा। प्रेसिडेंट इन, आप भी चखिए। इनबिन ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर चॉपस्टिक से चिकन का एक छोटा टुकड़ा उठाकर बड़े शालीनता से मुंह में रखा और फिर वह सन्न रह गई। कैसा लगा? उसने कुछ नहीं कहा, बस एक और टुकड़ा लिया, फिर एक और। आखिर में उसने लगभग आधा बर्तन चिकन अकेले खा लिया। कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था। रात के खाने के बाद हम चारों अजीब एहसास के साथ लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। हियान शाओमेन और इंसाओ मेरे साथ चिपककर बातें कर रहे थे। इनबिन हमसे दूर एक सिंगल सोफे पर बैठी एक फाइनेंशियल मैगजीन पढ़ रही थी, लेकिन उसकी नजरें हम पर कभी कभार पड़ती थीं। टीवी पर एक कॉमेडी फिल्म चल रही थी। हम तीनों खूब हंस रहे थे और हंसते हंसते इनबिन के होंठ भी हल्के से खिंच गए। उसी समय बाहर चांदनी खिड़की से आकर उसके चेहरे पर पड़ी। अचानक मुझे लगा ये आइसबर्ग इतनी ठंडी नहीं थी।
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद की जिंदगी अफरा तफरी और अनपेक्षित प्रभावों से भरी हुई। मैं गांव का एक प्रोफेशनल मुर्गी पालक था और एक दिन में मैं इनबिन ग्रुप के सीईओ का घरेलू पति बन गया। बेशक मेरी पत्नी का मुख्य कर्तव्य था बच्चों की देखभाल करना। इनबिन अब भी वही काम की दीवानी थी, रोज सुबह जल्दी निकलना, देर रात लौटना, लेकिन वो घर जल्दी आने लगी थी। पहले वो कंपनी से सबसे आखिर में निकलती थी, अब वो अनावश्यक कमिटमेंट्स को ठुकराकर डिनर से पहले घर पहुंचने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि घर पर 3 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपना दूसरा करियर विकसित कर लिया, हाउस हस्बैंड। अपने जबरदस्त खाना पकाने के हुनर से मैंने घर के 3 लोगों के पेट पर राज कर लिया, खासकर इनबिन का। हालांकि वो शिकायत करती थी कि मेरा खाना तैलीय और अस्वस्थ है, लेकिन वो सबसे ज्यादा खाती थी। दोनों बेटों के बीच रिश्ता दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। यान श्योमैन किंडरगार्टन में इंसाव का निजी बॉडीगार्ड बन गया था। जो भी इंसाव को तंग करता वो सबसे पहले झपटता था, और इंसाव हियान श्योमैन का निजी छोटा ट्यूटर बन गया था। हर रात उसे होमवर्क कराता, कहानियां सुनाता, एक तेज खरगोश, एक शांत कछुआ, अजीब तरह से एकदम सही। उस दिन इनबिन ग्रुप की सालगिरह की डिनर पार्टी थी। सीईओ की पत्नी पति होने के नाते इनबिन ने मुझसे जबरदस्ती चलने को कहा। मैंने उधार लिया हुआ महंगा सूट पहना। खूबसूरत लोगों की भीड़ में खड़ा होकर मैं बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई कील हंसों के झुंड में घुसाया हो। इनबिन इसके विपरीत एक रानी की तरह लग रही थी, चांदी का इवनिंग गाउन पहने, चकाचौंध। उसने मेरी बांह पकड़ी और बिजनेस टाइकून्स के बीच आसानी से घूमने लगी। ये मेरे पति हैं, हियान। जब भी वो मेरा परिचय इस तरह देती, मैं उन टाइकून्स की जटिल नजरों को महसूस कर सकता था। जलन, ईर्ष्या और तिरस्कार का मिश्रण। बस देखते रहो, जी करता है पर मौका नहीं मिलता। पार्टी के बीच में जल चढ़ाए बालों वाला एक आदमी शराब का गिलास लिए हमारे पास आया। वही प्रतिद्वंद्वी कंपनी का बॉस था जिसने अस्पताल में हमें परेशान करने के लिए रिपोर्टर भेजे थे। उसका नाम था प्रेसिडेंट हुआंग। प्रेसिडेंट इन, कितने दिनों बाद मिले, आप दिन प्रतिदिन निखरती जा रही हैं। प्रेसिडेंट हुआंग ने बुरी मुस्कान के साथ कहा। तो ये है वो लेजेंडरी मिस्टर हियान, बहुत दिनों से नाम सुना था, बहुत खूबसूरत हैं। उसके शब्दों में ताना इतना साफ था कि बेवकूफ भी समझ जाता। इनबिन का चेहरा बिगड़ गया। वो भड़कने ही वाली थी कि मैंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और प्रेसिडेंट हुआंग को एक दमकती मुस्कान दी। प्रेसिडेंट हुआंग, है ना? आपका भी नाम बहुत सुना है आपकी कंपनी को सप्लाई चेन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। खैर, बिजनेस है, कभी जीत कभी हार। मेरे जैसा तो भाग्यशाली है, एक अच्छी पत्नी मिल गई, जिंदगी भर चिंता ही नहीं। मैंने जानबूझकर इनबिन की कमर को जोर से दबाते हुए उसके कान में प्यार से कहा, है ना बीवी? इनबिन पूरी तरह अकड़ गई, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। प्रेसिडेंट हुआंग का चेहरा तुरंत हरा हो गया। मैंने जो कहा, बाहर से लगा मैं अपनी पत्नी के सहारे शेखी बघार रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं उसकी कंपनी की खराब हालत पर तंज कस रहा था और साथ में अपने प्यार का प्रदर्शन भी कर रहा था। न ज्यादा घातक न ज्यादा कम, बस बहुत अपमानजनक। प्रेसिडेंट हुआंग इतना गुस्से में था कि बोल नहीं पा रहा था। मैंने शैंपेन का गिलास उठाया और ठीक उसी तरह हिलाया जैसे उसने हिलाया था। प्रेसिडेंट हुआंग, दूसरों की आलोचना करने से बेहतर है कि घर जाकर सोचिए अपने कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी दिवालिया हो जाए और आपको मेरी पत्नी के पास नौकरी मांगे आना पड़े। ये कहकर मैं इनबिन को लेकर वहां से चला गया। पीछे से प्रेसिडेंट हुआंग की गुस्से भरी गालियां सुनाई दे रही थीं। एकांत कोने में पहुंचकर इनबिन ने मेरा हाथ छोड़ दिया। उसने मुझे एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। तुम मैंने गर्व से एक भौं उठाई। तेरा गुस्सा निकाल दिया, कोई शुक्रिया नहीं। इनबिन बहुत देर चुप रही, फिर अचानक उसने पूछा, तुम अब क्या बनोगे? मैं मुस्कुराया। मैं तो बस एक गांव का किसान हूं, तुम्हारे बच्चों का पिता हूं और तुम्हारा वैध पति हूं। आगे देखेंगे। मैंने बॉलरूम की चमकती रोशनी और दूर छुपकर केक खाते 2 छोटी आकृतियों को देखा। मुझे एक अद्वितीय शांति का एहसास हुआ। हाँ, इस औरत के साथ जिंदगी भर रहना शायद बुरा नहीं है। हाँ दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई है। लेकिन इतना तय है, प्यार, परिवार और थोड़ी सी बेवकूफ़ी, यही असली जिंदगी है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।